स्टूडियो में उपस्थित हैं आजाद पांडे जी, जिनका स्माइल रोटी बैंक ट्रस्ट है। ये ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जिन पे किसी की नज़र नहीं होती है, यानी जो सड़क पे घूमने वाले बच्चे हैं, जिनको लोग पागल कहते हैं, जो बेगर जिसको भिखारी लोग बोलते हैं, उन बच्चों के लिए ये काम करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आजाद सर कि आप स्टडी कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो कभी ऐसा ख्याल आया था कि आगे चल करके हम समाज सेवा ही करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मन में कहीं ना कहीं ख्याल था। और ये जो आज आपको वटवृक्ष के रूप में दिख रहा है, जो ये पूरा जो ये दृश्य दिख रहा है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बचपन में मन में तो रहा ही होगा। ये अचानक से कोई भी चीजें होती नहीं है। कोई भी चीज दुनिया में अचानक से न हुई है, न हो पाएगी। अच्छा। हर चीज कहीं ना कहीं रहता है, तो ये बचपन से कहीं ना कहीं रूपरेखा तो जरूर रही होगी। और उसकी परिकल्पना, ये परिवार का संस्कार या परिवारों की व्यवस्था या हमारे परिवार में इस तरह की कुछ ना कुछ तो रही होगी। हमारी दादी थी, वो भी कुछ इसी तरह की रही। हमारी माता जी भी इसी तरह थोड़ा सेवक हैं, वो किसी के दुख दर्द में शामिल होती रहती हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये बीजारोपण जो है वो बचपन में रहा है। लेकिन कुछ घटनाक्रम, कुछ परिस्थितियां जो फिर युवा अवस्था में इस तरह मोड़ दी और दिशा। अच्छा। वो कारण जो है, वो कारण ये रहा कि मैं यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई कर रहा था, और तब तक हमारा एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से बहुत दिन तक मैं बीमार रहा और बहुत सारी घटनाएं हुई, और उसी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर से जब मुंह बांध करना था तो मुंह बांध जो है वो दिशा बदल गई। और कुछ उसमें एक छोटी मोटी घटनाएं हुई जो हमको इधर की तरफ प्रभावित कर दी कि अब हमें जो है अंतिम पायदान पे खड़े लोगों का हाथ पकड़ना है और उनको जो है प्रथम श्रेणी की तरफ ले आना है। कि आपका ट्रस्ट का नाम है स्माइल रोटी बैंक, तो इसके पीछे की कुछ कहानी सर हमारे व्यूअर और लिसनर के साथ से। जी, निश्चित रूप से स्माइल रोटी बैंक जो है अपने आप में पूरी कथा है, पूरा ग्रंथ है, पूरा इतिहास है। हाँ। स्माइल उस आखिरी आदमी पे जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसके चेहरे पे जो मुस्कान लाने की प्रक्रिया है वो है स्माइल। अच्छा। रोटी जो है वो जरिया है। वो जरिया है कि अंतिम पायदान का जो आदमी है, जो मानसिक रोगी है, जो भिखारी है, जो सड़कों पे बैठा हुआ है, जो इस विक्षिप्तता की हालत में है कि वो किसी से कुछ मांग नहीं सकता है, उसको हम अपने से कैसे जोड़ेंगे। तो रोटी केवल और केवल माध्यम है उसको और हमको जोड़ने का। और बैंक जो है, जो लास्ट हमारा शब्द है बैंक, वो बैंक क्या है? बैंक हम और आप हैं। जो शासन, साधन, संसाधन, व्यवस्था संग्रहित करने का जो मार्ग है वो है बैंक। ये पूरा जो है मिला के स्माइल रोटी बैंक। अच्छा, तो अभी आप इतना सोशली एक्टिव रहते हैं और आपके पास काफी सारे बच्चे हैं जिनको अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे होंगे अगर देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से जब बच्चों की बात होगी तो वो लोग बच्चे जो परिवारों के साथ रह रहे हैं या जो समाज की मुख्य धारा में हैं, ऐसे किसी बच्चों की तरफ हमारा जो है कभी उद्देश्य नहीं रहा है, उनकी तरफ हम आकर्षित नहीं हो पाए। हमारी टीम जो है या हम लोग जिनके साथ काम कर पा रहे हैं, वो बच्चे 3 तरह के बच्चे हैं। पहला बच्चा ऐसा है जो पूरी तरह से लावारिस है। अच्छा। पूरी तरह से लावारिस है, उसको न घर जाना है, न उसको घर का पता भी नहीं पता। दूसरा बच्चा ऐसा है जो सिंगल मदर से पैदा हुआ है। उसकी माँ को भी नहीं पता है कि बच्चे का बाप कौन है। तो ये बच्चे सबसे ज्यादा मानसिक रूप से संक्रमित होते हैं और समाज के लिए सबसे घातक होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं मशीनरी व्यवस्था से पैदा हुए बच्चे हैं। क्योंकि जब जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वो उसका पिता कौन है, तो फिर ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो ये दूसरे बच्चे हैं। और तीसरा बच्चा ऐसा है जो प्रोजेक्टेड मदर फादर के साथ रहता है। अच्छा। जिसके पास माँ बाप जैसी एक चीज तो है, लेकिन वो एक्चुअल माँ बाप नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, अब मैं किसी बाजार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं मतलब गोरखपुर में किसी सेंट्रलाइज प्लेस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे मिलेंगे आपको, तो आप उससे पूछेंगे कि बेटा कहाँ रहते हो। अच्छा। तो बच्चा बताएगा कि हम तो मौसी के पास रहते हैं। तो जो मौसी है वो कौन है? वो ना तो बच्चे की मौसी है, अच्छा, अन्ना वो बच्चे को जानती है, वो बच्चे को पाल रही है, और बच्चे को पालने के चक्कर में उससे जो धन आयातित कर रही है उससे खुद पल रही है। और ये पूरी तरह से, जैसे बहुत सारी सिनेमाई दुनिया में या बहुत सारी बातचीत में या बहुत सारे आंकड़ों में होता है कि बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं उन पर तो नजर हमारी है, उस पर तो शासन की नजर पहुंच जाती है, जो संगठित गिरोह हैं, जो संगठित लोग हैं। लेकिन ये जो बहुत छोटे छोटे संक्रामक संगठन गिरोह हैं, जो बहुत खतरा पैदा करते हैं, ये छोटे छोटे गिरोह में जिनके पास 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, ये बहुत खतरे के निशान हैं। और ये बहुत खतरे की घंटी है समाज के लिए, क्योंकि ये बच्चे से वो सब कुछ करा सकते हैं जिसकी परिकल्पना हम और आप नहीं कर सकते।
ऐसे बच्चे क्राइम में भी जा सकते हैं और इस हद तक जा सकते हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो थोड़ा हमारे व्यूअर और लिसनर को बताएं कि उनका माइंड सेट कैसा होता है उन बच्चों। जैसे कि मैं अभी गोरखपुर जेल के साथ साथ 8 जेलों में काउंसलिंग का काम भी हमारी टीम कर रही है। तो अभी गोरखपुर जेल, अब गोरखपुर घर है हमारे, इसलिए गोरखपुर तो मैं परमानेंट जेल जाता हूँ। यहाँ पे लगभग 4,000 से ज़्यादा कैदियों पर हम लोग काम कर चुके हैं। उसमें बच्चे जो बंद हैं जेलों में, बच्चे का मतलब ये है कि जो अल्पवयस्क बैरक में बंद हैं, जो 18 से 21-22 साल की उम्र में है। हाँ। आप जब उनकी स्थिति देखिएगा तो ये कितनी बड़ी संख्या है। जेलों की औसत उम्र लगभग 35 साल है। हाँ। औसत उम्र जब जेलों की आप देखेंगे तो 35 साल का मतलब ये है कि मतलब अधिकतम युवा जेलों में हैं। जो जेलों में बुजुर्ग हैं और भी सब हैं, जब सबका आकलन करेंगे तो औसत उम्र 35 साल हम लोग निकाले हैं। वो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन जब उन तक पहुंचे हैं कि ये बच्चे कैसे खतरनाक होंगे, तो एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि एक ऐसा बच्चा जो परिवारों के साथ है, जो समाज के साथ है, जो सिस्टम के साथ है, जो हमारे और आपके साथ है, जो समाज की परिभाषा को जानता है, जिसके अंदर संस्कृति सभ्यता कहीं ना कहीं 1% भी है, वो अगर आपके साथ कोई चीट करेगा, आपके साथ कोई हमला करेगा, एक महिला जा रही है, अगर उसको कान की बाली खींचना है, उसका चेन स्केचिंग करना है, उसका फोन खींचना है, तो वो केवल वस्तु पर हमला कर सकता है। लेकिन जो इस तरह के बच्चे हैं, वो कान की बाली ने वो सीधे कान ही गायब कर देते हैं। तो इनके हिंसा का मापदंड जो है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इन बच्चों को कभी ये बताया नहीं गया जो कि एक लड़की जो है वो माँ भी हो सकती है, एक लड़की जो है वो बहन भी हो सकती है। अभी परसों की घटना गोरखपुर में कि एक लड़की गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरती है, अच्छा, ऑटो पे बैठती है, वो जा रही है और 3 बजे रात में उसको 3 लड़के चलती ऑटो से उसको, ड्राइवर को धमकाते हैं, ऑटो से उतार लेते हैं और उसको जो है ले जाते हैं अमृतानी, एक जगह है राजघाट थाने में, वहां ले जाते हैं। बागीचा है, अब स्थिति है कि वो नदी का किनारा है, थोड़ा जंगल टाइप का है, वहां ले जाते हैं। उस लड़की के साथ रेप हो जाता है। लड़की 18 साल से कम है। अब वो तो तारीफ है गोरखपुर पुलिस की कि उसने जो है मात्र 7 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करते समय जब उसने गोली चलाई तो उसके ऊपर भी गोलियां चल गई और वो हमला भी, मतलब घायल भी हो गया और जेल में बंद भी है। मैं उससे मिला भी। अब समझिए कि 3 बजे रात में 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे एक ऑटो से लड़की उतार लेते हैं, तो वो कैसे लोग होंगे? क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक लड़की जो है वो छोटी बच्ची है, वो ट्रेन से उतर रही है, वो घर जा रही है, वो अपने परिवार में जा रही है, वो कहीं जा रही है, वो राजघाट में कहीं कमरा लेके रहती थी, कुछ अपना काम करती थी, जो कुछ भी करती हो। तो ये बच्चे हमेशा वस्तु समझते हैं किसी को भी, जैसे उनके लिए महिला, जैसे कि गोरखपुर में एक और घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे ही हुई। एक लड़की अपने घर से भाग के आती है, किन्हीं कारणों से उसके घर में कुछ समस्या हो जाती है, वो रेलवे स्टेशन पे रहती है। 3 दिन रेलवे स्टेशन पे थी, कहीं गई नहीं। वो बहुत कुंठा की शिकार थी, घर वालों से कुछ विवाद हो गया था, माँ ने उसकी डांट दिया था। तीसरे दिन इस तरह के बच्चों की नजर जब उसके ऊपर पड़ती है, लगातार वो इनको देखते रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा मुंह बान है। एक लड़की लगातार 2-3 दिन से बैठी हुई है, तो उनको कहे कि चलो ठीक है, तुमको हम ले चलते कहीं खाना खिलाने, और रात का समय था। उस लड़की को वहां से लेके गए, खाना क्या खिलाना था, लड़की को ही खा गए, गैंगरेप हुआ और उसको मार डालने की पूरा प्रयास हुआ। अब वो दुर्भाग्य से वो लड़की मार तो खा गई, बहुत कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन बच गई है। लड़की बची, मुकदमा हुआ, वो लोग जेल गए। तो ये बच्चे कभी भी किसी महिला को, किसी इंसान को कभी इंसान नहीं समझते, क्योंकि इनके अंदर कभी संस्कार, सभ्यता, संस्कृति हम लोगों ने सिखाई नहीं, या समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है जो इनसे जुड़ा हुआ हो, जो इनको कुछ सिखाता हो। इनका माइंड सेट पूरा अलग है ना? पूरा एक अलग हिंदुस्तान है, वो एक अलग हिंदुस्तान है। उनके लिए कुछ भी 24 घंटे, वो मतलब पूरी रात हम लोग चलते हैं। कभी आप देखेंगे हमारी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे हजारों बच्चे भी हमारी सोशल साइट पे आपको मिल जाएंगे, जो पूरी तरह से 12 बजे रात में वो सवेरे के 6 बजे की ताजगी के साथ घूम रहे हैं। तो कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि इंसान तो वो भी है, वो फुल टाइम नशे में है, फुल टाइम 24 आवर। मतलब आप समझिए कि एक बच्चा कूड़ा लेके जा रहा है गोरखपुर में, बच्चा गोरखपुर या कहीं भी एक बच्चा कूड़ा लेके जा रहा है, उससे पूछिए कि बेटा तुम कूड़ा ये बेचोगे कितना मिलेगा, तो बच्चा बताएगा 50 रुपया, 60 रुपया, 200, 250, इतने का कूड़ा है। अगर वो 100 रुपया कहता है, आप उसको 200 दीजिए, कूड़ा आपको नहीं देगा। तो सोचिए उस कूड़े के पीछे भी खेल है। वो कूड़ा एक पर्टिकुलर भैया है, उनको देगा 100 रुपए का जो कूड़ा उसको देगा। जब 100 रुपया उसको मिलेगा तो उस 100 रुपये उसको नगद नहीं मिलेगा, 70 रुपए का सोल्यूशन, व्हाइटनर, रायोडेक्स, बूट पॉलिश इत्यादि मिलेगा। वो खाएगा, पिएगा, नशा करेगा। जो 30 रुपये बच्चा है, उसका भूख लगी, समोसा नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता है, कल पता नहीं 100 रुपये का कूड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मतलब बहुत ही समझिए सामाजिक कुष्ठ है ये। तो सर आप ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे बातें करते हैं? आप तो जैसे बात कर रहे हैं, उनका माइंड सेट हम लोग तो बात ही नहीं कर पाएंगे, कैसे डील कर लेते हैं? देखिए, आपको
जैसे बहुत अभी हमसे जब फोन पे बात हो रही थी आपके यहाँ किसी साथी से, हाँ, तो वो कह रहे थे कि हमको आप जैसे एक सन्यासी से मिलना है। अच्छा, तो ये सब जो हाव भाव आपको दिख रहा है, मैं भी बहुत स्मार्ट रह सकता था, हाँ, रह सकता हूँ, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वेशभूषा है, जो ये रहन सहन है, जो हमारी अपनी लाइफ स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की इसीलिए है कि हम उनके साथ जब रहें, उनके साथ उठे बैठें, तो वो अपने जैसा ही फील करें। अच्छा, तो ये और हमारी बातचीत, उनके साथ रहना, और 10-12 साल से स्टेशन पे लगभग सारे इस तरह के गोरखपुर में कोई भी ऐसा भिक्षुक नहीं होगा जो मेरा नंबर नहीं जानता, फोन नंबर ना जानता हो। क्या बात है सर। कोई भी बच्चा गोरखपुर में गुब्बारा बेच रहा है, उससे हमारा नाम पूछेंगे, फोन नंबर बताएगा वो। हाँ, पूरे शहर को चैलेंज है। हाँ, तो आप समझिए कि उनके साथ लगातार हम लोग टच में हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार ये आदमी तो अपना आदमी होगा। अच्छा, वो चीज़ हमको बताएंगे जो शायद और किसी को नहीं बताएंगे। तो आपको समाज के तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है इन बच्चों को एजुकेशन के लिए या आगे तरक्की करने के लिए? निश्चित रूप से देखिए, आज अगर 10-12 साल से मैं कह रहा हूँ या अभी बता रहे हैं कि लंबे टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो कुछ भी संसाधन या साधन लग रहे होंगे वो कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा होगा। तो वो आपका काम अगर बेहतर है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो समाज आपको कहीं ना कहीं संबल देता है। और बात जब सरकारों की होती है, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, सरकार के पास बहुत सारे आयाम हैं। हम सरकारों के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, न सरकार के भरोसे बैठ सकते हैं। हमको काम करना है, ये हमारा सपना है। तो हमारे सपने में लोग हमारे साथ खड़े हों, जनता हमारे साथ खड़ी, क्योंकि समस्या हर व्यक्ति की है। तो हर व्यक्ति अगर खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं से सहयोग कर रहा है, तो हम लोग चल पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा सपोर्ट समाज के द्वारा मिलता रहता है। अच्छा, और जब ऐसे आप काम कर रहे हैं, ऐसे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेज आते होंगे आपके साथ। क्या क्या चैलेंजेज आते हैं? देखिए, चैलेंज आने की बात जब होगी, हाँ, तो बहुत मतलब ये तो हमको बहुत हास्यास्पद लगता है कि अगर कोई बात कहे कि चैलेंज आ रहा है, हाँ, तो भाई जब आपने अंगारों पे चलने की प्रतिज्ञा ली है, तो फिर पहले ही दिन तय था ना कि ये सब आएगा। तो ये सब पार्ट ऑफ कैंपेन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ मिशन है। अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है, मतलब उसको 2 लाइन में मैं समझाना चाहूंगा कि भाई अंगारों पे चलना था हमने सीखा, और लहरों पे था चलना हमने सीखा, और जब उंगली पकड़ के था अंगारों पे चलना सीखा। क्या बात है सर, एकदम एक ही लाइन में आपने पूरा सारी बातें कह दी। आपके साथ जो बच्चे हैं अभी, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि बहुत आगे निकल गए होंगे या सोशली अब एक समाज का हिस्सा बने होंगे, तो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो हमारे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समाज में हम लोगों ने उनको वापस किया और वो अपने परिवारों में रह रहे हैं, और मतलब ये संख्या 1000 से ऊपर की है। और उसके लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में हमें राज्य युवा पुरस्कार भी दिया। अच्छा। इसके लिए कि इन बच्चों को वापस किए और बहुत सारे मानसिक रोगियों को वापस किया। तो इस पूरे मामले को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको मैं 2 लाइन में फिर से बताना चाहूंगा कि भाई तराजू तौल के देखो कि पलड़ा किसका भारी है, तराजू तौल के देखो कि पलड़ा किसका भारी है, उन्हें झंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। क्या तो ये बच्चे जो हैं वो ललकार वाले बच्चे हैं। हाँ। इनको बस थोड़ा सा प्यार की जरूरत है। वो क्यों भटके हैं, क्यों आए हैं, तो उसमें जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक केवल और केवल प्यार का भाव है। इसी वजह से वो वहां हैं। जैसे ही उन्हें मिलेगा वो रिटर्न होंगे। वो हिंसक नहीं होंगे क्योंकि वो पशु नहीं है, वो इंसान है। वो किसी भी तरह से नशे में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बच्चा है। वो किसी भी तरह से समाज के लिए अहितकर नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो समाज के हिस्से हैं। वो केवल और केवल परिवारों में, समाज में प्यार का जो अभाव है, उसी कुठाराघात में वो उधर की तरफ मुंह बांध किए और वो उस दिशा में गए हैं। तो और जब हर बार इन बच्चों की बात होती है, बहुत इनको दोषारोपण होता है, तो मैं उन बच्चों की तरफ से 2 बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। और ये सड़कों के बच्चों का मामला है, जरा भाई देखभाल। आप एक अलग नजरिए से, ये कहाँ से आपके अंदर आया, ये कहाँ से ठाट आया शुरू के दिनों में कि हम ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे जिनका कोई नहीं है? बहुत सीधी सी बात है। अब किसी बच्चे को मैं बात करता हूँ, किसी एक बच्चे की, कि एक बच्चा कहीं सड़क के किनारे सड़ा हुआ अगर है, तो उसकी क्या गलती है कि मेरे घर में नहीं पैदा हुआ है। अगर वो मेरे घर में पैदा हुआ तो क्या मैं उसे सड़ा छोड़ देता? नहीं छोड़ता। तो अभी भी नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि अपने परिवारों का दायरा, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ। हर व्यक्ति हमारा परिवार है, हमारी व्यवस्था है। और ये शर्ट हमारे घर नहीं बना है, ये माइक जिसमें बात कर रहे हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं, जो ये व्यवस्था, ये हमारे घर नहीं बना है। ये समाज का हिस्सा है, ये समाज ने हमें दिया है। तो जैसे मतलब छोटे से उदाहरण में बताना चाहूंगा कि भाई जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। अब सोचिए
कि बेड बिछा होगा तो बेड कहीं बना होगा, हाँ, चद्दर कहीं बनी होगी, हाँ, गद्दा कहीं बना होगा, जो इंजेक्शन में सुई होगी वो कहीं बनी होगी, उसमें दवा कहीं बनी होगी, उसका रैपर कहीं बना होगा, प्लास्टिक कहीं बना होगा, बल्ब कहीं बना होगा, छत कोई लगाया होगा, मिस्त्री कोई होगा, लेबर कोई होगा। मतलब लाखों लोगों ने मिलके एक संरचना की एक व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए। तो उन अलग अलग लाखों लोगों को आप थैंक यू नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हर ऑपरेशन के बाद हम लोग बोलते हैं थैंक्स गॉड, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि उन लाख लोगों में कौन कौन लोग हैं। तो उन लाखों लोगों के मिला के एक ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी संरचनाओं में हजारों हजार लोगों का योगदान है कि मेरे जैसा व्यक्ति खड़ा है। तो मैं उतने लोगों का कर्ज नहीं उतार पा रहा हूं, तो ये कर्ज उतारने का रास्ता है कि भाई इन्हीं का कर्ज है जो हमारे सर पे लदा हुआ है, तो उनको क्यों ना वापस कर दिया जाए। आपके जैसे काफ़ी समाज सेवी लोग हैं जो आपके तरह से काम कर रहे हैं, बाकी कुछ और लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि आपके तरह से, जैसे आप डेडिकेटेड हैं, कुछ लोग हैं बट उतना नहीं डेडिकेटेड होते हैं, तो आप क्या उन्हें सजेशन देंगे? देखिए, बहुत बार बात होती है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ, तो वो अच्छा काम नहीं है। अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, बस दो ही बातें होती हैं, या तो काम या तो बुरा काम। अच्छा क्या है भाई? गाय दूध देती है, आप कहिए बड़ा अच्छा काम करती है, ये क्या अच्छा है भाई? तो काम है गाय देना, गाय का दूध देना काम है। नदी पानी बहा रही है, आप कहिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये तो भाई ठीक बात नहीं है ना। नदी का काम है, पेड़ों का काम है कि फल देना, तो मनुष्य का काम है ये, तो अच्छा काम नहीं है। हम गलत करते तो बुरा है, नहीं कर रहे तो बुरा है। ये तो काम है हमारा कि हम समाज की हिस्सेदारी से बड़े हुए हैं। बहुत सारा हमारे पढ़ाई किए होंगे, हम स्कूल में गए होंगे, बचपन से कपड़ा पहन रहे हैं, दवाई कराए, इलाज कराए, तो समाज के अरबों लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अरबों लोगों में कुछ लाख लोगों का तो कम से कम, कुछ हजार लोगों का तो कुछ कम से कम, कुछ सैकड़ों लोगों का तो 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार लोगों का तो कम से कम कर्ज उतार पाया जाए। तो जो युवा है, जो लोग हैं, जो समाज हैं, उनसे बस इतनी सी बात करनी है कि भाई कुछ नहीं करना है। पूरा जीवन काल आप छोटे से एक बूंद से लेके और इतने बड़े सफर तक आप पहुंचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जिंदा कितने दिन तक रहना है। एक मनुष्य कहता है, किसी से पूछ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, मेडिकल साइंस कहता है 60 साल, मैं कहता हूं 600 साल, मैं कहता हूं 6000 साल हमको जिंदा रहना है। तो इस परिकल्पना के साथ जब आप समाज में रहेंगे, तब समझ में आएगा कि भाई जब हम गोरखपुर से निकलते हैं और जब किसी बड़े मंच पे, वैश्विक मंचों पर, जैसे तो हम लोग जब वहां जाते हैं तो हम ये नहीं बताते हम फलाने बाबू के लड़के हैं। हम लोग बड़े मंचों बताते हैं कि हम गुरु गोरक्षनाथ की भूमि से आए हुए हैं, हम बिस्मिल की जमीन से आए हैं, हम बुद्ध और कबीर की धरती से आए हैं। तो वो लोग आज नहीं हैं, उन लोगों ने ऐसा जीवन जिया है कि वो हजारों साल जी रहे हैं। तो उस परिकल्पना को दिमाग में रखना है कि जब हमारे शहर का, हमारी मातृभूमि से, हमारे देश से कोई लड़का, कोई युवा किसी वैश्विक मंच पर खड़ा हो तो बताए कि हम उस जगह से हैं जहां आजाद पांडे पैदा हुए। तो जो भी हमारे युवा इस डायरेक्शन में, आप देख ही रहे हैं किधर किधर भटक रहे हैं युवा, उनको एक डायरेक्शन थोड़ा सा आप अपने लेवल से बताइए। देखिए, निश्चित रूप से युवा जो है वो पूरी तरह से 60% दिग्भ्रमित है। हाँ। सबसे बड़ी जो 3 समस्याएं हैं युवाओं के लिए, उसमें जो प्रमुख समस्या है वो है नशा। अच्छा। दूसरा, कैरियर की मॉनिटरिंग का कोई मापदंड हमारे देश में तो नहीं है। ये शैक्षणिक व्यवस्था की समस्या है, ये सामाजिक व्यवस्था की समस्या है, और ये राजनीतिक लोगों की समस्या है, सरकारों की समस्या है। कि आप समझिए कि आप मुख्यमंत्री के शहर में बैठे हुए हैं, गोरखपुर में बैठे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की या भारत की सबसे चर्चित शहरों में से एक शहर है गोरखपुर। लेकिन अपने पूरे जिले में या इस तरह के किसी भी शहर में, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां कहीं भी काउंसलिंग सेंटर नहीं सरकारों ने बनाया कि युवाओं को कहीं मार्गदर्शित कर पाए। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात से आपने हमारी बातचीत शुरू की थी। जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग सेंटर नहीं है। वहां लड़के बीए इसलिए करते हैं कि फलानमा बाबू बीए करत रहा, हमारे मौसी बीए कैल बैठी, हमो बीए करब। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें कुछ पढ़ाई करनी है। मैंने उन व्यवस्था को देखा है कि लड़के विश्वविद्यालय में एडमिशन का अभी चल रहा है। मैं भी बैठा था एक दिन जाके, मैं देख रहा हूँ कि एक लड़का आया हुआ है, उसके फार्म में लिखा हुआ हिंदी, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र। अच्छा। बीए में प्रवेश लेने वाले बच्चे को जब ये 3 विषय, उसमें राजनीति शास्त्र में सीटें फुल हो गई थी। अच्छा। तो एक जो उधर से महोदय बैठे, तो उन्होंने पूछा कि दर्शन शास्त्र दे दें, तो कहा दे दीजिए। अब जिस लड़के ने फार्म में नहीं भरा दर्शन शास्त्र का द नहीं जानता है, उसको दर्शन शास्त्र दे दिए। ये शैक्षणिक व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्थाओं में हम युवाओं से कहें नहीं भाई, अगर आपके पास ऑप्शन 2 है तो आप दिग्भ्रमित हैं। जीवन में ऑप्शन एक ही होना चाहिए, लक्ष्य एक ही हो। अगर नहीं मिल रहा तो रुको, तब बढ़ो, अगली बार बढ़ना, वेट करो,
लेकिन ऑप्शन 2 की तरफ अगर गए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम युवाओं को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी, तो पता आज लिखिए। मैं उसको फिर से एक उदाहरण में बताता हूं। बिल्कुल सर। कि जैसे अब युवाओं को थोड़ा उनकी भाषा में समझाते हैं कि जैसे भाई मैं अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखूं। हाँ। अब प्रेमिका को चिट्ठी लिखते समय हम यहाँ पे लिखे कि हेलो जानू बाबू, आप लोग अपनी भाषा में समझिएगा, किधर हो, क्या हो, कैसी हो। अब भाई मोदी जी 8 बजे फोन बंद कर दिए, मान लीजिए मोदी जी 8 बजे कुछ भी बंद कर सकते हैं। हाँ। तो मान लीजिए कि आज फोन बंद हो गया। हाँ। तो फोन बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने उसमें लिखा, हमने चिट्ठी में लिखा कि जानू बाबू कहाँ हो आप, तो मोदी जी फोन बंद कर दिए हैं, तुम ऐसा कल शाम को 6 बजे इंदिरा बाल विहार पे फलानवा रेस्टोरेंट में मिलना। अच्छा। अब चिट्ठी लिखा गई, चिट्ठी फोल्ड हो गई। हाँ। अब चिट्ठी फोल्ड करके हमने डाक खाने में डाल दिया। तो ये चिट्ठी कितने दिन में पहुंचेगी? जब ये बात आप युवाओं से पूछेंगे तो सारे लोग बताएंगे कि 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में। लेकिन चिंता का विषय ये है कि इस चिट्ठी पे पता नहीं लिखा गया था। किसका? हमारी प्रेमिका का। तो ये कहाँ जाएगी? डस्टबिन में। डस्टबिन में। तो बस उसी तरह हमारे युवाओं के जो लक्ष्य का पक्का पता है वो लिखा ही नहीं है। जिन युवाओं ने अपने बचपन की उम्र में, वो हाई स्कूल इंटर पढ़ते समय अगर अपने लक्ष्य का पता नहीं लिख पाए, तो अगर ये 10 ग्राम का कागज डस्टबिन में जा सकता है बिना पता लिखे हुए, तो ये 85 किलो, 80 किलो, 70 किलो, 60 किलो का आदमी अगर पता नहीं लिखा है तो डस्टबिन में ही जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो इसलिए पता पहले लिखें और लक्ष्य तय करें। पता एक ही हो, पता बार बार ना बदलें। क्या बात है सर, आपने तो सक्सेस लाइफ का ब्रह्मास्त्र बताया है। इतनी अच्छी मोरल बातें करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कर्मयोगी श्रृंखला में थे आजाद पांडे सर, जो स्माइल रोटी ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं। ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनका कोई होता नहीं है। आशा करते हैं कि इनसे जो हमने बातचीत की काफी प्रेरणादायक लगी आपको। अगले श्रृंखला में फिर किसी शख्स से होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम